नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है माध्य विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूर्व में भी एक वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप, उनकी जो परिभाषा है, उनका अर्थ और अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक के जो अनुच्छेद हैं उनकी मैं विवेचना कर चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले उस पर हम संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सबसे पहले स्पेन के संविधान में लिखे गए, लेकिन भारतीय संविधान में ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर स्थान दिया गया इनको भारतीय संविधान में। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इनका उल्लेख है। ये अवाद योग्य हैं, अर्थात हम यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करती है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। यदि सरकार शासन व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करे तो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए अनुच्छेदों की। सबसे पहले अनुच्छेद 36 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें राज्य के बारे में बताया गया है, वे कौन कौन से प्राधिकरण, संस्थाएं, संगठन आते हैं जिन्हें हम राज्य के अंतर्गत मानते हैं, जिनके ऊपर ये दायित्व है कि वे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे। अनुच्छेद 37 में बात करें तो इसमें लिखा गया है कि ये वह वाद योग्य हैं, इनका हनन होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी जो शासन है वो कानून निर्माण करते समय, अपनी नीतियों को बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को उनमें स्थान देगा, नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप अपने कानून का निर्माण करेगा, अपनी नीतियां बनाएगा। अनुच्छेद 38, इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण को देखते हुए अपनी नीतियों को जब बनाएगा तो उसमें राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय सभी संस्थाओं को प्रेरित करेगा। अर्थात जो भी नीतियां हैं, जो संस्थान जो नीतियां बनाएंगे, उनका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें ही अनुच्छेद 39 बी और सी आते हैं, जिनको मूल अधिकारों के ऊपर भी वरीयता प्रदान की गई है। लेकिन 39 पर आगे बढ़ने से पहले हम 38(2) पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य आय की असमानता को रोकेगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य स्त्री और पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। रोजी रोटी के जो साधन हैं वो समान रूप से लोगों को उपलब्ध कराएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं 39(b) की। इसमें राज्य भौतिक संसाधनों का इस तरह नियंत्रण करेगा, उनको इस तरह उपयोग में लेके आएगा कि समुदाय के सभी लोगों का अधिकतम हित की प्राप्ति हो सके, सबका कल्याण हो सके। सबके कल्याण को देखते हुए, सबके जन कल्याण को देखते हुए जो शासन है वो संसाधनों का उपयोग करेगा। और 39(c) की बात करें हम तो इसमें लिखा गया है कि राज्य इस प्रकार व्यवस्था संचालित करेगा, राज्य इस प्रकार अपना शासन चलाएगा कि संसाधनों का जो एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं हो पूंजी का या धन का जो फायदा है वो कुछ गिने चुने लोग लें, कुछ गिने चुने वर्ग को उसका फायदा नहीं होना चाहिए, उसका फायदा सभी को समान रूप से प्राप्त हो। तो अनुच्छेद 39(b) और जो सी हैं उनको नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये उनको मूल अधिकारों के ऊपर भी वरीयता प्रदान की गई है। तो ये 39(b) और सी कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं 39(d) की। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन उन्हें प्राप्त होगा। 39(e) राज्य इस प्रकार प्रबंध करेगा अपनी व्यवस्था का कि जो कर्मकार हैं, जो बालक हैं, वो उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 39(f) की। बालकों की सुकुमार व्यवस्था को बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्हें गरिमामय वातावरण में उनका विकास होना चाहिए। बालकों का जो विकास है वह स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में हो, ये देखना राज्य की जिम्मेदारी है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शासन की स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करेगा।
तो यहां तक की चर्चा मैं पूर्व के वीडियो में भी कर चुका हूं। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। इसमें काम का अधिकार है। कई बार पूछा जाता है कि नरेगा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। राज्य सभी को काम देगा, राज्य सभी को रोजगार देगा। इसके अलावा बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी या निशक्तता की स्थिति में उन्हें लोक सहायता का प्रबंध करेगा। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता हमने देखा है सरकार के द्वारा दिया जाता है। कोई बीमारी में, निशक्तता में जो सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है वो अनुच्छेद 41 से रिलेटेड है, 41 से प्रबंध है, 41 से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में लोक सहायता का जो प्रबंध करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 41 में इनका प्रावधान है। तो जो काम का अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित जो दशाओं की व्यवस्था करेगा। राज्य व्यक्ति को काम तो देगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 41 में है, लेकिन जो काम की जो दशाएं हैं वो भी उचित होनी चाहिए। उनके मानव उन दशाओं में कार्य कर सके ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 42 में। प्रसूति जो सहायता की जो व्यवस्था है वो भी अनुच्छेद 42 में है। फिर हम कहते हैं अनुच्छेद 43 की। राज्य सभी काम करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कर्मकार हैं, उनको पर्याप्त और निर्वाह मजदूरी देगा। अर्थात उन्हें इतनी मजदूरी देगा कि वो अपना जीवन यापन उचित रूप से कर सकें। न्यूनतम मजदूरी से उन्हें कम भुगतान नहीं किया जाएगा। इसीलिए राज्य समय समय पर जो मजदूरी की जो दर है वो भी तय करता रहता है। इसका उद्देश्य यही है। राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। ये प्रावधान भी अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44। राज्य एक समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। कॉमन सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है यह हमें जानना जरूरी है। इसका तात्पर्य है राज्य में रहने वाला कोई भी वर्ग का हो, कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे जो नियम है वो समान रूप से लागू होने चाहिए। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार इत्यादि को लेकर कोई लोगों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे उसका कोई भी वर्ग हो। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं। एक जैसे शाहबानो केस है जो 1985 की बात है, सरला मुदगल केस 1995, गोवा पादरी केस 2003। उनमें सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करे, लेकिन इसको लेकर कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। ये निर्णय अभी तक लागू नहीं हो पाया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे संशोधित किया गया। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जो शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है, हम देखते हैं कि ये आपको मूल अधिकारों में भी मिलेगा। अनुच्छेद 21 ये नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा। अनुच्छेद 45 ये हमें मूल कर्तव्य में मिलेगा। जो भी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा है उसमें भी शिक्षा प्रावधान है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो इससे इस बात का पता लगता है कि राज्य के लिए शिक्षा कितना जरूरी तत्व है, कितना महत्वपूर्ण है। राज्य बच्चों की शिक्षा के लिए कितना प्रयास कर रही है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। राज्य जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं और जो अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, दुर्बल जो वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास करेगा, उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो ये भी प्रावधान ऐसा है जिसका जो उल्लेख है वो मूल अधिकारों में भी है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका प्रावधान किया गया है। जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग हैं,
उनके कल्याण के लिए राज्य को कार्य करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारेगा, उनके स्तर को बढ़ाएगा, और जो लोग नशीली दवाओं, नशीली जो वस्तुओं का जो उपयोग करते हैं, मादक द्रव्यों का जो उपयोग करते हैं, उन्हें राज्य रोकेगा। इस प्रकार राज्य के दो मुख्य कर्तव्य हो गए, एक तो उनके जीवन स्तर को सुधारना, साथ साथ लोगों को मादक द्रव्यों या नशीली वस्तुओं का जो उपयोग में लाते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उनको रोकना। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 48। राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करेगा। मतलब कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके से इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर देगा। नई नई तकनीकें उपलब्ध कराएगा किसानों को। और हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा कई कृषि से संबंधित, पशुपालन के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई गई है, कई चैनल बनाए गए हैं जिन पर नवीन तकनीकों के द्वारा उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है। किस तरह कम पानी के उपयोग से हम अच्छे से अच्छे जीन वाली फसल का उत्पादन कर सकें, इसका जो प्रयास है वो राज्य कर रहा है, जिसके पीछे अनुच्छेद 48 है। दुधारू पशुओं के वध को रोकेगा। जो दूध देने वाले पशु हैं उनके वध को रोकना भी राज्य का दायित्व है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। राज्य ऐतिहासिक और जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करेगा। उनकी रक्षा करना स्मारकों की, ये राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 50। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। हम जानते हैं हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में मिले हुए होते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कार्यपालिका का जो प्रधान है, वास्तविक जो प्रधान है, प्रधानमंत्री, और जो उसकी मंत्री परिषद है, उसका चुनाव संसद में से होता है और वो उसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण संभव नहीं है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, जिसका उदाहरण भारत है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों का पृथक्करण होता है। उदाहरण अमेरिका की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चुनाव है वो संसद में से नहीं करता, और सामान्यतः संसद भी राष्ट्रपति को उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले सामान्यतः नहीं हटा सकती, विशेष कारण को छोड़कर। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर कार्यपालिका का चुनाव जो व्यवस्थापिका में से होता है, संसद में से होता है, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में मिले हुए हैं। लेकिन राज्य का दायित्व है कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करे, क्योंकि जो न्यायपालिका है व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, और इसके लिए जरूरी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, देश के मूल जो लोग हैं, रहने वाले जो लोग हैं, उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है, राज्य का दायित्व है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 51। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद जो पैदा होते हैं उनका जो समाधान है वो मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाएगा। विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत है अनुच्छेद 51 में छुपा हुआ है। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। एक कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो बाद में कई संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर कई बार पूर्व में विवाद पैदा होते रहे हैं। जिन संबंधित जो केसेस हैं उनकी विवेचना मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।